हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हमारा आपका जो बुक चल रही है हमारी आप इकोनॉमिक्स की 2 चैप्टर हम लोग बहुत अच्छे से इसमें आपका देख चुके हैं। आज हम लोग तीसरे चैप्टर की आपकी बात करेंगे और 3rd नंबर का जो हमारा अब आपका चैप्टर है मुद्रा एवं साख। ये बहुत आपका महत्वपूर्ण है। क्या होती है मुद्रा, क्या होता है साख यानी कि ऋण क्या होता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। क्या इनकी महत्वता है, इन सब के विषय में हम लोग अपने चैप्टर के माध्यम से आपका जानेंगे। देखिए बच्चों, चैप्टर का क्रम ये रहेगा, पहले हम उसको पढ़ेंगे। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप बीच में, आप कक्षा के अंतिम में और जब आपकी कक्षा प्रारंभ होती है उस समय आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, ठीक। और किसी प्रकार का कोई भी आपका डाउट बनता है तो आप लोग हमसे अवश्य पूछे बच्चे। तो हम चलते हैं सीधा आप डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, और आपको ध्यान देना है और इसके विषय में ही आपको कोई चीज़ अगर आपको महत्वपूर्ण लगती है तो आप जरूर बताइए। देखिए, चैप्टर हमारे सामने है, चैप्टर नंबर 3 मुद्रा एवं साख। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले चैप्टर हमारे सामने दिखाया गया है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से आपका विस्तृत से इसको पढ़ेंगे। कोई भी ऐसी जानकारी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम उस पर बार बार अपनी चर्चा करेंगे। मुद्रा क्या होती है अगर मैं सबसे पहले पूछूं, किसे कहेंगे आप मुद्रा? यानी कि पैसा, आपकी फाइनेंस की कोई चीज, आपकी करेंसी। तो हम इसमें जानेंगे कि कैसे मुद्रा का दौर आपका प्रारंभ हुआ और हम इसमें ये सीखेंगे कि सबसे शुरू में किस प्रकार से मुद्रा का चलन होता है, या जब मार्केट में आपकी मुद्रा नहीं थी तो उस समय कैसे क्रय बिक्री होती थी। इन सभी चीजों को हम लोग इसमें सीखेंगे और इन सभी चीजों को हम लोग आपका पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग इसमें बात करते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय मतलब समझते हो, एक्सचेंज। क्या है? एक्सचेंज का एक मीडियम है। कौन है बच्चों एक्सचेंज का मीडियम? एक्सचेंज का मीडियम है मुद्रा। आप देखिए, आप पैसे पे करते हैं तो आप गेहूं, चावल, अनाज, कपड़ा, जूता, मोटर कार, वाहन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, सीडी, फ्रीज, ये सारी चीजें आप लोग खरीद सकते हैं, किताब वगैरह। किसके माध्यम से? आपने पैसा दिया, पैसे के बदले में उसने आपको कुछ वस्तु दी। ठीक, इस तरह से क्या होता है, बदलाव होता है। देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कह रहे कि जो हम लोग आपका मुद्रा का प्रयोग करते हैं, ये कैसा है? हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकेंगे। कह रहे कि आप मुद्रा से जुड़े बहुत सारे ऐसे आपके सौदे हैं जिनकी आप क्या कर सकोगे बच्चों? आप इनकी पहचान कर सकोगे। ठीक है। क्या चीजें? क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तु खरीदी और बेची जा रही हैं। क्या हो रहा है कि मुद्रा के जरिए हम वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। क्लियर है? ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जाती है। अब देखिए, मुद्रा के बदले क्या मिलती है बच्चों? आपको वस्तुएं मिलती हैं और हम उनको लेते हैं और खरीदते हैं। ऐसी लेन देन की मुद्रा के बदले सेवा प्रदान की जाती है। आप कुछ पैसा देते हैं और पैसे के बदले में आपको सर्विस मिलती है। सर्विस कैसे? आपने मान लीजिए आप किसी होटल में गए, आपने वहां रुका, आपने स्टे किया, मान लीजिए खाना वाना खाया, और उस खाने का, उस होटल में आपको रहने का, वो आपको उसका कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप अगर पैसा पे करेंगे तो आपको क्या मिलेगी? सर्विस, यानी कि आपको सेवा मिलेगी। ठीक। तो हमको क्या है कि हम मुद्रा के बदले आपके सर्विस भी क्या करते हैं बच्चों? प्रदान करते हैं। ये हमको देखना चाहिए। ठीक है नहीं? आगे देखिए, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में ही भुगतान का वादा हो। और कह रहे हैं कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनमें आदान प्रदान ना होता हो और भुगतान का वादा हम लोग क्या करते हैं?
हम लोग बाद में करते हैं कि ये भुगतान आपका हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदार मुद्रा के जरिए या जो हमारी जितनी भी आपकी खरीदारी है वो आपके मुद्रा के जरिए क्यों होती है? यानी कि ऐसा क्या कारण है कि मुद्रा के बदले ही हम चीजों को आपका खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बेच सकते हैं, इन सब के जरिए ये हमको देखना है। कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। कह रहे कि जिस व्यक्ति के पास में आपका पैसा है वो क्या कर सकता है, वो आपका वस्तुओं को और आपकी सेवाओं को खरीद और बेच सकता है। क्योंकि सारे चीजें आप जानते हैं कि जितनी भी चीजें हैं सब आपका पैसे के माध्यम से ही आपका फ्लो होती हैं। कैसे होती हैं? पैसे के माध्यम से ही आपका प्रसारित होती हैं, फ्लो होती हैं। अब देखिए, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है और कह रहे कि यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, मुद्रा के रूप में लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। क्या करता है? वह अपना बाजार में जूता बेचेगा और जूता बेचकर क्या करना चाहता है? गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाले पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर और इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। अब देखिए, जब सबसे पहले आपके वस्तु विनिमय प्रणाली थी, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कोई आपका बाजार में जूता आपका बेचता है, तो वो क्या करेगा, वो आपका गेहूं वो तब खरीदना आपका चाह रहा है व्यक्ति, तो जूता बनाने वाला पहले क्या करेगा, जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल करेगा गेहूं खरीदने के लिए। ठीक है? यानी कि हर चीज का जो आपका मीडियम है बच्चों, माध्यम क्या है आपका? मुद्रा ही है। आपको किसी भी चीज की खरीद, लेन देन या कुछ भी आर्थिक गतिविधि करनी है तो वो सब आपके मुद्रा के माध्यम से होती है। अब आगे देखिए, जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधा गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसा है जिसे गेहूं है जिसके पास, और एक है जिसके पास जूता है। अब जूते वाले को गेहूं लेना है, तो अब ऐसे तो नहीं कर सकता कि एक ही व्यक्ति को सारे अपने जूते बेच दे और वहां जितना गेहूं चाहिए उसको मिल जाए। और वो व्यक्ति जिसके पास गेहूं है वो क्यों ले उसके जूते, चाहे उसे आवश्यकता हो ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, गेहूं से वहां सीधे विनिमय करता है तो उसे आपका कठिनाई होती है। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता है जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ ही में जूता भी खरीदना चाहता हो। क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि जो उसे क्या करना पड़े, उसे गेहूं आपका उगाने वाले किसान से क्या करना पड़े, जूता आपका खरीदना पड़े, ऐसी सुविधा चाहता है। ठीक है? बल्कि वह साथ में जूता भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से जो आपकी चीजें हैं उन्हें खरीदना बेचना चाहते हो। अब वस्तु विनिमय जो आपकी प्रणाली उसमें यही समस्या है कि अगर एक व्यक्ति उसमें खरीदना नहीं चाहता तो आपका दूसरा व्यक्ति उसमें पार्ट नहीं बन सकता। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में दोनों की ही एक दूसरे के पूरक उपभोक्ता हों। जैसे किसान को जूता चाहिए और जूते मेकर को गेहूं चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कॉम्बिनेशन है, दोनों की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को फुलफिल करती है, तो फिर तो कोई समस्या किसी प्रकार की इसमें रहती नहीं है और आपका बचते भी नहीं है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक? आगे देखिए, अब देखिए, इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग अनिवार्य विशेषता है। और कह रहे हैं कि वह आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग आपकी मुद्रा विनिमय की आवश्यकता है।
इसी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरतों को आप खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल आपके जूते खरीदे बल्कि साथ ही में उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के साथ साथ खरीदार भी ढूंढना है जो एक बार उसने जूते मुद्रा के बदले में लिया है तो वह गेहूं बाजार को गेहूं में या अन्य किसी वस्तु को खरीद सकता है। चूंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमयता माध्यम कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम? आपका विनिमयता का जो आपका माध्यम है वो आपका कहा जाता है। यानी कि मुद्रा एक ऐसी चीज है, जब चाहो आप किसी भी चीज को खरीद सकते हो, आप उसका परचेज कर सकते हो, आप सर्विस उठा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी होटल वाले के पास पहुंच गए कि मेरे को एक रात रुकना है, खाना खाना है, आप मुझसे 5 बोरी गेहूं ले लो, 1 बोरी गेहूं ले लो। नहीं, उसको क्या है, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो हमको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है कि ये क्या है चीजें और क्यों है ऐसी बनी हुई, क्या इनकी प्रवृत्ति है, क्या इनकी आपका टेंडेंसी है। हमको इन सब को आपका जानना है और इन सब को हम लोगों को गौर करना है। क्लियर है बच्चों? तो ये आप सभी ध्यान रखेंगे और आप सभी को उन पर गौर से देखना है। आगे देखिए, आओ इन पर विचार करें। क्या कह रहा है? आइए और हम इन पर क्या करते हैं, विचार। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां वस्तु और सेवाओं का विनिमय या मंजूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो? अब देखिए, सबसे पहले मुद्रा के आधुनिक रूप। कह रहे जो आपका मुद्रा है, उस मुद्रा का जो आधुनिक रूप है, उस आधुनिक रूप को आपका समझिए, उस आधुनिक रूप को आपका देखिए। हमने देखा है कि मुद्रा ऐसी चीजें हैं जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बना सकती हैं। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रक रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और किताबें जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। और कह रहे हैं कि इन सब चीजों का आपका चलन हुआ, चाहे सोना हो, चांदी हो, ये सब जो आपकी धातु हैं, इन सब का आपका चलन जो है आपका प्रारंभ हुआ और इसी चलन के साथ ये सदी तक चलता रहा। ये कब है? आधुनिक मुद्रा का प्रसार। अब देखिए, ये प्रारंभ है आपका सिक्कों का दौर। आप लोग देखिए, ये प्रारंभ है लगभग 2500 साल पहले के सिक्के। ये गुप्तकालीन, ये तुगलक, ये अकबर कालीन, और ये है हमारा आधुनिक रुपया। भाई भारत की मुद्रा क्या है? आपका रुपये है। ठीक है, सब देशों की या जो अलग अलग कंट्रियां हैं उनकी जो मुद्रा है वो अलग अलग आपकी हो सकती है, सबकी मुद्रा। तो ये हमको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, आइए बात करते हैं आपका करेंसी यानी कि पैसा यानी कि नोट की। खासकर मैं बात करें, नोट और सिक्के जो होते हैं वो आपके करेंसी में आपका इंक्लूडेड होते हैं। इनको देखिए, थोड़ा सा गौर करिए। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थीं, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्के से नहीं बनती हैं। अनाज और पशु की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। और कह रहे जो आधुनिक मुद्रा है इसका कोई अपना क्या नहीं है, इस्तेमाल नहीं है। अब देखिए, अब आधुनिक मुद्रा है और उसके बाद भी बहुत सारी बहुमूल्य मुद्रा हैं, जैसे आपका सोना, चांदी, तांबे, ये सिक्के, ये सारी क्या चीजें हैं, ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण है और इन सारी चीजों को हमको देखना है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इस
विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि इस देश की सरकार इसे अधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से नोटों को जारी करती है। क्या करती है? भारतीय रिजर्व बैंक जो है केंद्र सरकार की तरफ से क्या करती है? नोटों को जारी करता है। भारतीय कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्थाओं को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम से रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदे से में अदायगी के लिए माना नहीं जाता। अब ध्यान दीजिए। अब देखिए, जितनी भी चीजें हैं, जो भी हमारी करेंसी जारी होती है, जो आपके नोट जारी करते हैं, नोट जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को आपका दिया गया है, यानी कि आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है, यानी कि दूसरी कोई संस्था, दूसरी कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो आपकी मुद्रा जारी करे। केवल यही क्या कर सकती है? आपकी मुद्रा को जारी कर सकती है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान है, जिसे भारत में सौदे में अदायगी के लिए माना नहीं जाता है। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। अब भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपका रुपए लेने को मना कर दे। ये कानूनी तौर पर है, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। व्यापक मतलब बहुत बड़े लेवल पर, हाई लेवल पर क्या किया गया है? आपका विनिमय का माध्यम हमने इसको स्वीकार किया है, हमने इसको एक्सेप्ट किया है। ये हमको देखना है। आगे देखिए थोड़ा सा, बैंकों में निक्षेप क्या है? बैंकों में आपका निक्षेप को हमको देखना है। लोग मुद्रा बैंक में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं, ठीक है। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, हर महीने के आखिर में वेतन पाने वाले मजदूर के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम के खाते खोलकर जमा करते हैं। क्या करते हैं? इसका अपने नाम खाता खोल लिया और खाता खोलकर इसको जमा करते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद मतलब होता है आपका ब्याज। इस तरह लोगों का धन बैंक के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इससे धन निकालने की सुविधा उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मंगवाने के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? इस जमा को आपका मांग जमा कहते हैं। मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का यानी कि विनिमय का माध्यम है, महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नगद की बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा कि लोग क्या करते हैं? आपका नगद ना देके आपका क्या करते हैं? लोग आपका चेक के माध्यम से आपका भुगतान करते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। जिसका किसी बैंक खाता या एक निश्चित रकम के लिए चेक कटाता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में चेक कर लिखवा के नाम के दूसरे व्यक्ति के पास एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। क्या करता है? किसी खास व्यक्ति को उसके रकम को देने का और उसकी अदायगी देने का क्या करता है? आपका वादा करता है और उसका विश्वास करता है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को इस पर आपको देखना है और इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग समझिए तो फिर सारी चीजें बिल्कुल सही हो जाएंगी और आपको करेंसी का जो आपका मुद्रा का जो लेन देन है वो आपको बिल्कुल
सही समझ आने लगेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक कोई आपका डाउट बनता है, कोई आपका कमेंट है, कोई प्रश्न है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। किसी का कोई प्रश्न? चलिए, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 5 रुपए हैं, ये 100 रुपए हैं। आप इन सिक्कों को समझिए। देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि जब सिंधु घाटी सभ्यता से ही हम लोगों को पैसे के बारे में, जो वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है और उसी के आधार पर हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं कि इस समय में वस्तु प्रणाली आपका वस्तु विनिमय रहा होगा कि वस्तु के बदले में वस्तु मिलती थी। लेकिन आज की तारीख में आप देख सकते हैं बच्चों, इस समय कि आप लोग वस्तु के बदले आप लोग क्या करोगे, वस्तु नहीं लेते, बल्कि आपके पास पैसे यानी कि मुद्रा, जो आपकी करेंसी होती है, और करेंसी के प्रकार हैं, आपके डिजिटल मुद्रा है, आपकी कार्ड से पे करते हैं, आप ऑनलाइन गेटवे यूज करते हैं, आप किसके माध्यम से आप इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, यह आपको समझना चाहिए। ठीक है, और किस तरह से बैंकों की जो महत्वता है वो दिन पर दिन आपकी बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा ना चेक के विषय में समझते हैं। चेक क्या है? चेक द्वारा भुगतान। जूता निर्माता एक एम सलीम को जूता आपूर्ति को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है, अथवा जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्ति को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक लेकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते के कुछ दिन के अंतर अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नगद की अदायगी के पूरा हो जाता है। और कैसा होता है? बिना नगद की अदायगी के साथ क्या होता है? ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, लिखा ना एसी। एसी का मतलब है अकाउंट पे, और अगर एसी भी ना लिखा हो, अगर 2 लाइन इस तरह से कोने में खींची हैं, तो सिंपल सा इसका मतलब है अकाउंट पे, यानी कि खाते में जमा होगा। ठीक है, प्रेम कुमार के नाम से चेक है, डेट लगी है कि आप इसका किस दिन भुगतान कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है 57,000 ओनली। क्लियर है? ये है आपका खाता नंबर और ये है आपका बैंक शाखा का नंबर। कहाँ की है? आपकी नई दिल्ली की, उसका एड्रेस है। ये है चेक नंबर और ये है बैंक द्वारा कुछ बनाया गया उनका कोड, और ये है उस व्यक्ति के सिग्नेचर एम सलीम, जिस आदमी ने चेक दिया है। तो कुछ चेक तरह जो हमारा चेक का फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार का हो। आप इस पूरे फॉर्मेट को समझ सकते हैं और इस पूरे फॉर्मेट को देख भी सकते हैं कि किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या चीजें हैं। आप इसको समझिए और इसको देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे इसको देखिए। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या माध्यम है, चेक में क्या है, जो आपकी मांग की जो डिमांड है वो चेक के बदले क्या है, सुविधा से ही हम क्या कर सकते हैं, नगद का इस्तेमाल किए बिना हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो संभव है कि पैसा ट्रांसफर हो जाए। क्योंकि मांग जमा को करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर
भुगतान स्वीकार किया जाता है। क्या करते हैं? भुगतान जो स्वीकार है वो आपका किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझना है। आधुनिक व्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यह आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंक के लिए इन जमा के बदले कोई मांग जमा भुगतान नहीं होता, बल्कि मुद्रा आधुनिक रूप करेंसी जमा बैंक प्रणाली की कार्य प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े होते हैं। कैसे होते हैं? वो बहुत करीब से जुड़े होते हैं। अब देखिए, ये आप क्रेडिट कार्ड, आपके मास्टर कार्ड, आपके चेक कार्ड, रुपे कार्ड, आप इनको समझ सकते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब गेटवे हैं। क्या है? पेमेंट गेटवे हैं ये। ठीक, अब देखिए, आओ हम इन पर विचार करें। एम सलीम भुगतान करने के लिए 20,000 रुपए नगद निकालना चाहता है। इसके लिए वह चेक कैसे लिखेगा? ठीक है, आप ध्यान दे रहे हैं। सलीम और प्रेम के बीच लेन देन है। बताइए कैसे लिखेगा वो? कैसे लेगा आपके 20,000 के लिए? डिमांड सप्लाई आपका कैसे भरेगा? आप इसको समझिए और बताइए कैसे करेगा वो आपका डिमांड सप्लाई। ठीक है, बताइए, समझिए इसको और देखिए और इसको बताइए कि क्या है और किस प्रकार से। समझ रहे हैं बच्चों? चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। इतना फिलहाल हम लोगों ने इस माध्यम से आपको पढ़ा। चेक सिस्टम क्या है, कैसे आपका जो आपकी करेंसी है, कैसे बहुमूल्य करेंसी होती है, कैसे नॉर्मल करेंसी, कैसे उनका प्रयोग होता है, इसको आप लोग स्वयं देख सकते हैं। बैंक में निक्षेप का क्या मतलब है, कैसे लोग मांग जमा करते हैं, क्या क्यों अपने पैसे को वहां रखते हैं, कैसे उन पर ऋण मिलता है, ब्याज मिलता है। ठीक है, ये हमको देखना है। और पहले वस्तु विनिमय क्या थी कि गेहूं के बदले जूता खरीदना है, या फिर आपका जूते वाले को गेहूं चाहिए। आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा इसमें कार्टूनिस्ट के रूप में समझाया गया है। आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूता दूंगा, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। अब देखिए, एक व्यक्ति के पास जूते हैं, उसको गेहूं चाहिए, लेकिन गेहूं वालों को जूता नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? आपके कपड़े चाहिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में ये बड़ी दिक्कत थी। मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। अब जिसको जूते चाहिए उसके पास गेहूं नहीं है। तो वस्तु आपके प्रणाली में इस तरह की समस्या बड़ी आम थी, बड़ी कॉमन थी। ये चीज हमको देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों, आपको समझना होगा कि आपकी किस तरह से मुद्रा का जो आपका प्रसार है वो आपको देखने के लिए मिला है। किस तरह से वो आपका वस्तु विनिमय आपके प्रणाली से आपके हम लोग रुपए यानी कि जो आपकी करेंसी है, नोट पर हम लोग चले गए, और किस तरह से चेक आपका ट्रांजेक्शन सिस्टम आपका प्लास्टिक मनी यानी कि एटीएम से, और बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन आपके गेटवे हमारे सामने आए हैं जिनके माध्यम से हम आपका पैसे को अपने खाते से सीधा मुद्रा को हाथ में लिए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक देश से दूसरे देश या व्यक्ति तक हम लोग बहुत आसानी से आपको पहुंचा सकते हैं। वर्तमान में ये सारी सुविधा हमारे सामने हैं बच्चों। तो इन सुविधाओं का हमको लाभ उठाना है, क्योंकि आधुनिकता का दौर है और तकनीकी का दौर है, हमको इनको समझना चाहिए। तो फिलहाल आज चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।